गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका प्रदीप सर, आपके अपने चैनल मीमांसा टाइम्स से। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे इतिहास का स्रोत कहते हैं। यह इतिहास का जो स्रोत है, यह क्यों हम लोग पढ़ते हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है। इतिहास का स्रोत इतिहास की वास्तविकता और उसकी वैधानिकता पर बल देता है। यदि हमारे पास वर्तमान समय में कोई ऐसी सूचना आए जिसका कोई वैधानिक स्रोत न हो या जो अफवाह हो, वह हम लोगों का जो स्रोत है वो वैधानिक स्रोत नहीं कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से आज से 2000-2500 पहले जो भारत में घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं की जो सूचना है या ज्ञान है, हम तक कैसे पहुंचा है या किन किन माध्यमों से पहुंचा है, यही माध्यमों का अध्ययन ही या स्रोतों का अध्ययन ही इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। यह एक बृहद विषय है और इसके अध्ययन की सुविधा के लिए इसे दो महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में फ्रेंड्स वे साहित्य आते हैं जो किसी न किसी धर्म के द्वारा या किसी न किसी धर्म के अधीन लिखे गए हों, या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखे गए हों, या कोई व्यक्ति विशेष जो भारत की यात्रा पर आया हो वह इसके बारे में लिखा हो। जबकि पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत हैं जो पृथ्वी सतह के नीचे खुदाई के फलस्वरूप मानव के द्वारा प्रयोग किए गए विभिन्न उपकरण, चाहे वो उसके प्रयोग किए गए शारीरिक जीवन से संबंधित, मानवीय जीवन से संबंधित विभिन्न उपकरण हो, या उनके जीवन के अन्य पक्षों से संबंधित उपकरण हो, वे समस्त जो तथ्य हैं या जो भी पुरातात्विक जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जिसमें पत्थर, मिट्टी, धातुएं और अन्य चीजों के साक्ष्य मिलते हैं, उसे हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण हम लोगों के इतिहास का स्रोत होता है। इसके अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में हम लोग विभिन्न घटनाओं को देखते हैं। आइए आगे बढ़ के देखते हैं क्या है इतिहास के स्रोत। फ्रेंड्स, इतिहास के स्रोत को हम लोग दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण ग्रुप हम लोग बांट के देखते हैं। पहला होता है धार्मिक साहित्य, दूसरा होता है गैर धार्मिक साहित्य और तीसरा होता है यात्रा वृत्तांत। धार्मिक साहित्यों में तत्कालीन प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, उसमें तत्कालीन समय के हिंदू या सनातन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं, जिसमें हम लोग वेद या वैदिक संहिताएं देखते हैं। वेदों के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों को मिलाकर के जो समूह बनता है, उन्हें हम लोग वैदिक संहिताएं कहते हैं। ये वैदिक लिटरेचर है जो उस समय के विभिन्न घटनाओं को का ज्ञान हमें कराता है। जबकि बौद्ध धर्म तत्कालीन समय में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उभर करके आया था। इसमें भी काफी साहित्यों का सृजन किया गया और वह साहित्य भी उस समय के विभिन्न घटनाओं की जानकारी हमें प्रदान करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ है अंगतुर निकाय। अंगतुर निकाय, यह अंगतुर निकाय तत्कालीन समय के 16 महाजनपदों की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावे भी अन्य ग्रंथ हैं जो समय समय पे हम लोग आगे बढ़ के पढ़ेंगे। अगला है महत्वपूर्ण धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म। यह जैन धर्म भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में उस समय उभर करके आया था। इसके भी काफी धार्मिक ग्रंथ हमारे इतिहास निर्माण में सहायक होते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है भगवती सूत्रम। यह भगवती सूत्रम
वह ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी है, ठीक वैसे ही जैसे बौद्धों के इस अंगुत्तर निकाय में। यानी इन दोनों ग्रंथों में तत्कालीन समय के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जो इनकी स्थिति और उनके विस्तार के बारे में हमें ज्ञान देते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण है गैर धार्मिक साहित्य। यह गैर धार्मिक साहित्य, ये सृजन जो हुआ ये कई लोगों ने किया है, लेकिन इतिहास के इस विषय के महत्ता के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण हम लोग साहित्य देख रहे हैं। पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार आप लोग जानते होंगे कि कौटिल्य थे। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी था। इन्होंने नंदवंश को समूल नष्ट करके मौर्य वंश की स्थापना में महती भूमिका निभाई थी और चंद्रगुप्त मौर्य को सत्तासीन करा करके अर्थशास्त्र का सृजन किया, जिसमें तत्कालीन समय के नीति शास्त्र, राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अर्थव्यवस्था की भी बहुत जानकारी से मिलती है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी सी कम है, जबकि राजनीतिक स्थिति की जानकारी बहुत ज्यादा इससे प्राप्त नहीं होती है। आगे हम लोग देखते हैं मुद्रा राक्षस। इसके लेखक विशाखा दत्त या विशाख दत्त थे। इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास में समाज में भ्रष्टाचार और तत्कालीन समय की स्थितियां, न्याय व्यवस्था के बारे में इसमें वर्णन किया है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचनाकार हैं हम लोग जानते हैं कि महाकवि कालिदास थे। महाकवि कालिदास गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उनके दरबारी कवि थे। इन्होंने भी तत्कालीन समय में इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी दी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला है हर्षचरित, और यह हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तत्कालीन समय की स्थितियों का इन्होंने भी वर्णन किया है। अगला ये है पृथ्वीराज रासो। यह पृथ्वीराज रासो की रचनाकार के रूप में हम लोग चंद्रवरदाई को मानते हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान वंश के एक महत्वपूर्ण शासक हैं, उनके दरबारी कवि थे और उन्होंने ही इस ग्रंथ की रचना की है और यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है फ्रेंड्स। अगला है राज तरंगिणी। यह राज तरंगिणी 12वीं सदी में लिखी गई एक इतिहास की पुस्तक है। इसके लेखक कल्हड़ थे, जो तत्कालीन समय में कश्मीर में लोहार वंशीय शासक जय सिंह के दरबारी कवि थे। कल्हड़ ने राज तरंगिणी में भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण विधाओं का वर्णन किया है और इन्होंने काफी सत्यता या ईमानदारी बरती है अपने इस ग्रंथ को लिखने में। इसलिए भारतीय इतिहास में ये पहली ऐतिहासिक पुस्तक या भारतीय इतिहास की पहली प्रमाणिक इतिहास की पुस्तक का दर्जा इसे प्राप्त है। इसी ग्रंथ में यह लिखा गया है फ्रेंड्स कि श्रीनगर जो कश्मीर में स्थित है, जानते होंगे, इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि श्रीनगर का संस्थापक कौन था। साहित्यिक स्रोतों में जो अगला महत्वपूर्ण स्रोत है वह है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत विभिन्न यात्रियों के द्वारा उनके अपने अनुभव को लिखने का वह प्रयास है जो आज हम लोग इतिहास के स्रोत के रूप में पढ़ रहे हैं। इसमें 3-4 हम लोग देशों के यात्रियों का वर्णन पढ़ेंगे जिन्होंने भारतीय इतिहास के निर्माण में या जिनके साहित्यों से भारतीय इतिहास के निर्माण में काफी ज्यादा हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। पहला है यूनानी, जो राइटर है, लेखक हैं, यह है हेरोडोटस। इनकी ग्रंथ है हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका में इन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों का इन्होंने वर्णन किया है।
फ्रेंड्स जानते रहिएगा, यह हेरोडोटस यूनानी लेखक हैं और इन्हें ही इतिहास का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और इनके ग्रंथ का नाम हिस्टोरिका है। अगले हैं मेगास्थनीज। यह मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी और मेगास्थनीज हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह राजदूत के रूप में रहते थे। जब सेल्यूकस द्वितीय को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया तो उनमें संधि हो गई और संधि की शर्त के अनुसार मेगास्थनीज यूनानी राजदूत बन के पाटलिपुत्र दरबार में आते हैं और इन्होंने अपने अनुभव को इंडिका में वर्णन किया है। हालांकि यह मूल रूप से वर्तमान में प्राप्त नहीं हुई है, कुछ विद्वानों ने इस इंडिका का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है, इसलिए इंडिका का जिक्र हमारे भारतीय इतिहास में किया जाता है। अगला है टॉलमी। टॉलमी ने ज्योग्राफी की रचना की और टॉलमी ने भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से के काफी बृहद क्षेत्र का वर्णन किया है। अगला है एक अज्ञात लेखक की रचना है। इसके लेखक के बारे में विवाद है, लेकिन यह ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण है। इसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। यह 80 ईस्वी के आसपास रचना की गई है। इसमें भारत के दक्षिण भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर जितने बंदरगाह थे उस समय, जिनसे व्यापारिक संबंध थे हमारे भारत के पड़ोसियों या उस समय के यूनानी या अन्य देशों के साथ, उनका वर्णन, उन बंदरगाहों का वर्णन इसमें किया गया है और यह इतिहास निर्माण में अति महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। फ्रेंड्स अगला है रोमन। रोमन से प्लिनी की चर्चा की जाती है। इनके ग्रंथ का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी ने अपने इस ग्रंथ में भारत और रोम के बीच के व्यापार का वर्णन किया है और इसमें इन्होंने बताया है कि रोम इसके व्यापारिक घाटे में पड़ा हुआ था, अर्थात इस व्यापार में लाभ की स्थिति में भारत था और रोम नुकसान की अवस्था में था। इसी का रोना रोता है प्लिनी अपने ग्रंथ नेचुरल हिस्टोरिका में। अगला है चीनी। चीनी जो यात्री आते हैं उसमें कई हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण हैं जिनका हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले हैं फाहियान। फाहियान गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आते हैं और इन्होंने अपनी जो यात्रा का वृतांत दिया है या जो वर्णन किया है जिस ग्रंथ में, उसका नाम है कायोफू। कायोफू। इस ग्रंथ में भारत के विभिन्न हिस्सों में इन्होंने जो मूवमेंट किया था उसका वर्णन किया है और यह बौद्धिस्ट थे। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों पर ही ज्यादा से ज्यादा इन्होंने दौरा किया था। अगले महत्वपूर्ण है वेनशांग। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार वेनशांग की उपाधि है, जानते रहिएगा। इनके द्वारा जो इनका यात्रा वृत्तांत लिखा गया वो है सीयूकी। सीयूकी में इन्होंने उस समय के तत्कालीन समय के भारत का वर्णन किया है। यह भारत में हर्षवर्धन के समय में आते हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में यह दौरा करते हैं। ये भी बौद्धिस्ट थे और उस समय के विक्रमशिला महाविहार या नालंदा महाविहार कि इन्होंने विभिन्न हिस्सों के बारे में वर्णन किया है। अगले हैं इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी में भारत में आते हैं और यह भी अपने इतिहास में, अपने ग्रंथ में भारतीय इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। अगले हैं महत्वपूर्ण अरबी, जो 2 महत्वपूर्ण हमारे यहाँ लिटरेचर जिनका प्राप्त होता है। एक है सुलेमान। इन्होंने 9वीं शताब्दी में भारत के इतिहास का वर्णन किया है। पाल प्रतिहारों का इन्होंने उल्लेख किया है। जबकि दूसरे हैं अल-बरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आते हैं और भारत में आकर के
संस्कृत का अध्ययन करने वाले ये पहले मुस्लिम विद्वान हैं फ्रेंड्स। ये जानते रहिएगा, प्रश्न यह पूछा गया है कि वह पहला मुस्लिम विद्वान जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया वह अल बरूनी थे। इनके ग्रंथ का नाम है किताबुल हिंद। इस किताबुल हिंद को तहकीकात ए हिंद भी कहा जाता है। इन्होंने इस ग्रंथ में उस समय के भारत के राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है और कई जगह वह भारतीय जो व्यवस्था है, परंपरा है, उससे ये झल्लाते हुए भी देखते हैं। फ्रेंड्स, यह यात्रा वृत्तांत का जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है। इतिहास के इस स्रोत का अंतिम महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत के अपेक्षा काफी महत्व रखता है, क्योंकि पुरातत्व को हम लोग बदल नहीं सकते। जो उपकरण हमें प्राप्त होंगे वह सच्ची कहानी कहेंगे, जबकि साहित्यों में मानव सृजित ये साहित्य होते हैं, इसलिए लेखक या रचनाकार या साहित्यकार के विचार उनके उन ग्रंथों में आ सकते हैं, हावी हो सकते हैं। इसलिए इसमें सत्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है, किंतु यह निष्पक्ष होते हैं, इसलिए यह ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं। इसमें भी दो तरह के पुरातात्विक साक्ष्य हैं, एक देशी और दूसरा विदेशी। देशी पुरातात्विक साक्ष्य में पहला है अभिलेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है सिक्के। इसके अलावा भी मृदभांड आ जाते हैं। मृदभांड मतलब मृदा के या मिट्टी के बने हुए बर्तन या उपकरण जो उस समय की कला, उनके मनोरंजन और उनकी स्थिति की, धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी देते हैं। अभिलेख का जो अध्ययन किया जाता है वह इपिग्राफी में किया जाता है। इपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। यह अभिलेख मुख्यतः शिलालेख या स्तंभ लेख के रूप में जाने जाते हैं। शिलालेख दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लघु और दूसरे होते हैं दीर्घ शिलालेख। लघु शिलालेख और दीर्घ शिलालेख, इनको हम लोग विभिन्न अध्यायों में आगे बढ़ के पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले भारत में अभिलेख जारी करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। फ्रेंड्स, जानते रहिएगा, आपकी किताबों में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा गया है कि अभिलेख लिखित कराने वाला या अभिलेखों को उत्कीर्ण कराने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो ज्यादातर आंसर आता है अशोक। अशोक सही भी है, क्योंकि अशोक ने सबसे ज्यादा उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में शुरुआत किया बड़े मात्रा में अभिलेखों को लिखवाने की। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का भी अभिलेख बोगरा, पश्चिमी बंगाल या बंगाल और महास्थान या गोरखपुर का इलाका है, वहां पर इस चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख मिलते हैं। इसलिए अगर ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य भी रहे तो चंद्रगुप्त मौर्य को आप लोग टिक लगाएंगे, ऑप्शन में न रहे तब अशोक को लगाएंगे। अशोक ने शिलालेख और स्तंभ लेख दोनों जारी किया है और अशोक पहली बार जनता से जुड़ने के लिए, अपनी बातों को जनता के समक्ष रखने के लिए या जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए अभिलेखों का उत्कीर्ण कराना प्रारंभ किया था। हालांकि इस पर विवाद है कि यह खुद से प्रेरित था या ईरान या भारत से प्रेरित था। यह मेंस का प्रश्न है, हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। इसी में एक टर्म आता है कुमारगुप्त फर्स्ट का। यह गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है, कुमारगुप्त फर्स्ट। अभिलेखों से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक अभिलेख जारी करने वाला शासक कौन है, या गुप्तों में सर्वाधिक अभिलेख जारी करने वाला शासक कौन है, तो ये कुमारगुप्त फर्स्ट माने जाते हैं। अगला है जूनागढ़ अभिलेख। यह जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदमन, जानते होंगे आप, रुद्रदमन द्वितीय का यह अभिलेख है जो गिरनार गुजरात के हिस्से में है और भारत में विशुद्ध संस्कृत या शुद्ध संस्कृत में जारी होने वाला यह पहला अभिलेख है। फ्रेंड्स, जानते रहिएगा।
इन अभिलेखों से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो यह 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। यह याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। अगला टॉपिक है सिक्के। हम लोग सिक्के देखते हैं फ्रेंड्स, इसी में स्तंभ लेख भी है। यह स्तंभ लेख भी दीर्घ और लघु दो प्रकार के होते हैं, और यही स्तंभ लेख सारनाथ स्तंभ लेख है, जहां से हमारे लिए मुंडको उपनिषद का वाक्य लिया गया है। मुंडको उपनिषद से संबंधित सत्यमेव जयते का वाक्य उत्कीर्ण किया गया है। ये जानते रहिएगा सारनाथ स्तंभ लेख से। आगे भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम लोग आगे बढ़ के पढ़ेंगे। हम लोग बात कर रहे थे सिक्कों के बारे में। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के या भारत में जो पहली बार सिक्के प्राप्त हुए हैं वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व या वीसी के मिले हुए हैं। इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्के कहते हैं, और आहत सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। फ्रेंड्स, यदि ऑप्शन में ये न रहे और इसके जगह पर निष्क रहे या इनके साथ निष्क रहे, तो भारत की पहली प्राचीनतम मुद्रा या सिक्का आहत को माना जाता है, जबकि मुद्रा हम लोग निष्क को मानते हैं। भारत की प्राचीनतम मुद्रा निष्क है, जिसका अर्थ होता है गले का हार, और इसका प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया था। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे जब सिक्कों का प्रयोग भारत में नहीं हो रहा था प्राचीन काल में, तब व्यापारिक गतिविधियों के लिए आदान प्रदान की व्यवस्था क्या थी, तो उस समय वस्तु विनिमय या वाटर सिस्टम था। इसको भी हम लोग आगे बढ़ के पढ़ेंगे। आगे ये याद रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स में किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। भारत में पहले आहत सिक्के होते थे पंचमार्क, यह विभिन्न आकृति के होते थे, और इन आकृतियों पे प्राकृतिक हम लोग सूर्य चांद तारे की आकृति या पशु पक्षियों की आकृति देखते हैं, और इनको आहत इसलिए क्योंकि इस पे ठप्पा लगा करके बनाया जाता था। उनको आहत मतलब घायल किया जाता था, इसलिए उन्हें हम लोग आहत सिक्के कहते हैं, पंचमार्क सिक्के कहते हैं। हम लोग यहां से भी प्रश्न देखते हैं कि भारत में लेख युक्त सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया, तो लेख युक्त सिक्के जारी हमारे पश्चिमोत्तर भारत में किए गए थे, और इन सिक्कों को जारी करने वाले जो व्यक्ति थे वो हिंद यवन शासक थे। इन हिंद यवन शासकों में महत्वपूर्ण शासक ड्रेमेटियस फर्स्ट आएगा। हम लोग आगे बढ़ करके पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से भी आता है कि स्वर्ण सिक्का जारी करने वाले पहले भारत में शासक कौन थे, तो यह भी हिंद यवन शासक थे। इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे, शासक थे, उन्होंने ही सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया था। फ्रेंड्स, पुरातात्विक स्रोत में एक विदेशी साक्ष्य भी आता है जो महत्वपूर्ण है, और जहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। इसे हम लोग देखते हैं। यह है बुग्गज कोई, कई जगह गोई लिखता है, कई जगह कोई, जबकि बुग्गज कोई ही सही है। यह अभिलेख मिला हुआ है। यह कहाँ मिला है, तो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, यानी तुर्की या टर्की के आसपास का इलाका है। यहीं पर यह बोगज गोई अभिलेख मिला है, और यह 1400 ईसा पूर्व का है। 1400 ईसा पूर्व, यह वह टाइम है जब भारत में वैदिक काल चल रहा था। फ्रेंड्स, और बड़ी बात यह है कि इस अभिलेख में संधि करते हुए दिखाया गया है दो पक्षों को, इसलिए इसे संधि अभिलेख भी कहते हैं या संधि पत्र भी कहते हैं। इसमें ऋग्वेद के 4 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वैदिक कालीन 4 देवताओं का उल्लेख है, जिसमें पहले हैं इंद्र, दूसरे हैं मित्र, तीसरे हैं अरुण, और चौथे हैं नासत्य, यानी इंद्र, मित्र, अरुण और नासत्य देवताओं को यहाँ पे साक्षी रख करके इस अभिलेख में दो पक्षों में संधि की बात की गई है।
इसलिए कई बार प्रश्न पूछा है कि वोल्गोज अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर, तुर्की, मध्य एशिया, जो भी आप समझे। कब का है? 1400 ईसा पूर्व का। इस पर कितने देवताओं का, वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख है? 4 का। कई बार आपके चारों को किसी न किसी विकल्प में फिट करके और कहता है इसमें से कौन है या कौन नहीं है, इसलिए चारों का नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स। एक और अभिलेख ऐसा ही है जो एक विदेशी व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया, यह है हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख। वेसनगर तत्कालीन समय में विदिशा को कहा जाता था, विदिशा, और यह विदिशा आज मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स। इस विदिशा में हेलियोडोरस एक राजदूत के रूप में आता है और यहीं पर एक अपना अभिलेख लगवाता है। यह राजदूत था और यह उस समय भागवत धर्म को अपना लेता है। वैष्णव धर्म का ही एक हिस्सा है भागवत धर्म। इसके जो हेड थे या भागवत धर्म जिनको समर्पित है वो है वासुदेव। वासुदेव या भागवत धर्म को समर्पित यह वेसनगर या विदिशा का यह अभिलेख है। विदिशा उस समय भी और आज भी मध्य प्रदेश में है, और जो ये गया था उस वहां पर शुंग वंश की तत्कालीन समय में राजधानी थी। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि मौर्य वंश के पतन के बाद से शुंग वंश की स्थापना होती है, तो उन्होंने अपनी एक राजधानी या एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विदिशा को बनाया था। इसी विदिशा में यह हेलियोडोरस राजदूत के रूप में आया हुआ था, अर्थात शुंग वंश की एक राजधानी विदिशा थी जो मध्य प्रदेश में थी। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम लोगों ने इतिहास से काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा है और यहां से आपके 50 से ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं, आएंगे, संभावित भी हैं। इस वीडियो के बाद से हम लोग अगले वीडियो में प्रॉपर वे में हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल, फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, और उसके बाद से आगे के टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।